दोस्तों, आज से इस चैनल पर एक जीएस का एक रिवीजन सीरीज लेकर आया हूँ। रिवीजन सीरीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे वो उसी बिंदुओं पे फोकस किया गया है जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर जहाँ पे विस्तार की ज़रूरत होगी, जहाँ पे सब्जेक्ट में विस्तार की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन जहाँ पे संक्षेप में हमें पढ़ना होगा, वहाँ पे हम लोग संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि रिवीजन सीरीज है। और रिवीजन सीरीज में हमने जो विषय लिया है, पहला राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। यहाँ से शुरुआत करेंगे और जितने विषय हैं, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, करेंट, सबको देखेंगे बारी बारी से। तो आइए आज हम देखेंगे राज्य व्यवस्था, और इसमें जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इससे लगभग सभी आयोग के जितने परीक्षा आयोग लेता है, सब में एक या दो क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो आइए देखते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, संवैधानिक विकास ये संविधान निर्माण की प्राथमिक अवस्था है। संवैधानिक विकास, संविधान तो अपने देश में, भारत में आज़ादी के दौरान हुआ। देखा जाए तो 1946 से शुरुआत हुआ, दिसंबर 1946 से, और ये प्रक्रिया 50 तक चलती रही जब तक लागू न हो गया। तो लेकिन जो संवैधानिक विकास था, इसकी शुरुआत लगभग 200 साल पहले से ही हो चुकी थी। देखिए, कंपनी के माध्यम से जो ब्रिटेन के साम्राज्य था, ब्रिटेन की महारानी थी, वो आज्ञा पत्र या आदेश पत्र जारी करती रही थी बीच बीच में। आइए हम समझते हैं इसको। भारत का संवैधानिक विकास हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पारित हुए, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जब ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत एक कंपनी आ गया, पूरा शासन आ गया भारत का, उस दौरान जो लागू हुए, जो एक्ट पारित हुआ, उसका अध्ययन हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करेंगे। और जो कंपनी के माध्यम से कंपनी चल ही रही थी, लेकिन संसद से पारित होकर ब्रिटेन से, और वो आज्ञा कंपनी पे लागू होता था, थोपा जाता था। आइए हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, 1833 का चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट 1853। तो देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हर एक रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं। देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट जो होता था, ये सब आज्ञा पत्र जारी होते थे ब्रिटेन के संसद से, और उन्हीं को यहाँ पे लागू किया जाता था। देखते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। इसी एक्ट से बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनको गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बने। बंगाल के, अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल में बंगाल के जो गवर्नर जनरल प्रथम था, वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, 1774 में इसी एक्ट के अंतर्गत एक साल बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से आधारशिला रखी गई, या सुप्रीम कोर्ट बना। और उनमें एक सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश, उसमें 3 सदस्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्पे।
ठीक है, एल इज एम पे। आगे देखते हैं, इससे यही दो प्रश्न बनते हैं कि कब हुआ सुप्रीम कोर्ट का निर्माण और प्रथम कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा जो आज्ञा पत्र जारी हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से 1784, इसमें मुख्य बिंदु था व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति को अलग कर दिया गया। किसका, कंपनी का, कंपनी का व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति को अलग अलग कर दिया गया। ये बिंदु था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का। अगला एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट में क्या था महत्वपूर्ण बात, व्यापारिक अधिकारों को 20 साल बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793। तो ये 3 एक्ट हो गए पारित, और सबका यही इम्पोर्टेंट जो बता रहे हैं यही बिंदु है, इसका मुख्य बिंदु है। आइए देखते हैं अगला, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ बना रहा। चीन के साथ व्यापारिक संबंध बने रहे और उसी के साथ साथ चाय के साथ, चाय का जो व्यापार होता था उसके साथ बने रहे। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का भी प्रावधान था। शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान था इसी एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। अगला एक्ट देखते हैं 1833। इसमें क्या हुआ, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। भाई जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जैसे यहाँ पे आपने देखा था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। अब क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, भारत का, पूरे भारत का। और प्रथम कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड, यहाँ से पूछ लिया जाता है प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसको देख लेते हैं। दास प्रथा को विधि विरुद्ध कहा गया इसी एक्ट में, 1833 वाले एक्ट में दास प्रथा को विधि विरुद्ध कहा गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे कानून बन के आया, सिविल सेवकों का चयन खुली प्रतियोगिता द्वारा हो। जो सिविल सेवक अब तक ऐसे ही चुने जाते थे डायरेक्ट, तो उनका अब क्या हुआ कि एक खुली प्रतियोगिता आयोजित होगी, भारत में भी होगी और ब्रिटेन में, दोनों साथ साथ होगी। उसके माध्यम से सिविल सेवकों का चयन किया जाएगा। और देखते हैं क्या मुख्य बिंदु है, लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। जो विधि आयोग बना उसमें प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई, प्रथम सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए अगला देखते हैं, चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या मुख्य बातें थी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी, 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ, वह भी विधि बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए एक गठन हुआ। आइए देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसको देखते हैं क्रम से। तो पहला जो आज्ञादेश या आज्ञा पत्र जारी हुआ, यहाँ समझिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, इस दौरान ब्रिटिश के जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, भारत का शासन उन्हीं के हाथों में चला गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में। पूरी तरह से भारत का शासन अब महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो जो आज्ञा पत्र जारी हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858 में ही जो भारत का शासन था पूर्ण रूप से महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो इसी दौरान जो गवर्नर जनरल का पद था, अब तक आया था गवर्नर जनरल का पद, वो बदलकर वायसराय कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? वायसराय। गवर्नर जनरल का जो पद था
इसी समय में, इसी एक्ट में वायसराय में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। गवर्नर जनरल अब क्या कहलाने लगे? वायसराय। वायसराय। सबसे पहला जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था। अगले क्रम में देखते हैं अगला एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका क्या मुख्य बिंदु था? इसमें क्या फेरबदल हुए, परिवर्तन हुए? जो आज्ञा पत्र जारी हुआ, इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान पारित हुआ। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान पारित हुआ और गवर्नर जनरल के विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। जो उनके अंदर शक्तियां थी उनका क्या हुआ? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कि अनेक शक्तियां थी जो उनके पास थी, अब उसका पूरी तरह प्रयोग वो नहीं कर पाएंगे, वे कुछ शक्तियां राज्यों को दे दिया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, लेकिन साथ ही साथ उनके शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया कि कुछ शक्तियां राज्य को मिल गई। आइए अगला देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं और पूछता ही है। भारत परिषद अधिनियम 1892, यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई सबसे पहले इसी अधिनियम द्वारा 1892, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और एक बड़ी बात हुई, बजट पे बहस करने के लिए। अब तक तो सिर्फ बजट पास हो जाता था लेकिन बहस नहीं कर पाते थे, तो बजट पर बहस करने का अधिकार या प्रावधान कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892। इसी क्रम में अगला देखते हैं अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। ये भी महत्वपूर्ण है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें क्या हुआ? पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों को, खासकर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। भारत परिषद अधिनियम 1909 में पृथक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात भी की गई इसी में, इसी एक्ट में। और हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो जी थे। मिंटो कौन था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड मिंटो। ये महत्वपूर्ण है यहाँ से। अगला क्रम में देखते हैं हम, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ से भी प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया। केंद्र में, सेंटर में, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया और प्रांतों में दैध शासन, ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में दैध शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को हम राज्य परिषद कहेंगे और निम्न सदन को हम कहेंगे विधानसभा। फिर से समझ लीजिए, केंद्र में द्विसदनात्मक मतलब दो सदन का व्यवस्था किया गया, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को हम कहेंगे राज्य परिषद और निम्न सदन को हम कहेंगे विधानसभा। और दूसरा क्या व्यवस्था हुआ इस एक्ट में? प्रांतों में दैध शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब प्रांतों में समझिए, एक तरफ से देखा जाए तो शक्तियों का अलगाव हुआ, विभाजन हुआ। राज्यों में राज्य की शक्ति तो शासन करती ही थी, केंद्र भी उस पर शासन करता था। जो सेंटर की तरफ से कुछ विषय होते थे, केंद्र की तरफ से कुछ विषय होते थे जो केंद्रीय मामलों से संबंधित थे, उसका शासन कौन करता था? केंद्र सरकार। केंद्र की तरफ से होता था प्रांतों पे, और प्रांतों का
कुछ विषयों पे प्रांतों का शासन होता था, इसलिए इसको द्वैध शासन कहते थे, दोहरा शासन। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 की बात थी, जो कि महत्वपूर्ण है कि पृथक निर्वाचन इसी एक्ट में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हुई। किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1909। और जो भारत शासन अधिनियम 1919 हुआ, इसमें दो मुख्य हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका पारित हुआ और प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। आगे आप देखते हैं हम भारत के शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 में, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन समाप्ति भी हो गई 1935 में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ और द्वैध शासन समाप्ति कब हो गई? 1935 में। समाप्त होकर केंद्र में लागू हो गया। जो द्वैध शासन प्रांतों में चली आ रही थी, वो अब केंद्र में लागू हो गया। तो समाप्ति कब हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन था, जो समाप्ति हुई और केंद्र में वो चीज़ लागू हो गई। द्वैध शासन केंद्र में अब लागू हो गई और इसी के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही लोक सेवा की स्थापना हुई, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी पारित किया गया। अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य का निर्माण हुआ। अधिराज्य का निर्माण हुआ। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों का अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब कि जो वायसराय हैं उनका शासन चलता रहेगा, वे नाम मात्र के बने रहेंगे और जितने भी शासन की कार्य होगा शासन से संबंधित, वो खुद अपना देश ही देखेगा। जो दोनों देश हैं वो अपना शासन कार्य देखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जैसे होते हैं, अब चयन होता है राष्ट्रपति का, इनके जगह जो वायसराय था वह बना रहेगा। तो इसको हम अधिराज्य कहेंगे। ठीक है।